सीरीज खत्म होते होते ना कुछ स्कैंडल्स भी बन गए। मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत ज्यादा जो से है वो माइक हैसन की है और कैप्टन की उतनी से नहीं है। He's the leading run scorer of the T20 World Cup, so why wasn't he shortlisted? देखेंगे अब आप जो है ना वो मेरा एक सेंसिटिव टॉपिक है उसको अब आप छेड़ ही हैं। Hi guys, welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान नदीम. We are back to discuss Pakistan versus Bangladesh, the ODI series जो कि हमारे ही शुभ मज़र अरशद ने कहा था कि शायद पाकिस्तान ये 3-0 भी हार जाए, शायद ये सीरीज़ लॉस में नज़र आए रिजल्ट जाता हुआ. सो मज़र अरशद से पूछते हैं कि ये जो उन्होंने पेश गो ये क्या कहते हैं प्रिडिक्शन की थी, ये जो एक फार साइटेडनेस थी मज़र की, इसके पीछे क्या रीजंस थे एंड हाउ डिड दोज रीजंस अनफोल्ड. बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इस वजह से हारे, हम इस वजह से हारे, ब्लेम थ्रोइंग हो रही है. मज़र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगैन. यू सेड दिस कुड बी अ लॉस. 3-0 तो नहीं हुआ लेकिन एक सीरीज लॉस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, एक इट्स अ वेरी हर्टफुल थिंग फॉर अ पाकिस्तान फैन बिकॉज ये बहुत दफ़ा हिस्ट्री में नहीं हुआ. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आई थिंक सेकेंड ODI सीरीज़ है जो हम हारे हैं बांग्लादेश से. सो हाउ डू यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस सॉर्ट ऑफ लॉस एंड व्हाई डिड यू थिंक कि ये हो सकता है? देखिए एक ऑब्वियस रीजन है कि पाकिस्तान बहुत वीक टीम के साथ गया था। 6 डेब्यू हमने देखे हैं इस सीरीज में, जो कि बहुत रेयर है। और आई थिंक लास्ट टाइम 2008 था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जब पाकिस्तान ने होम सीरीज में जो है वो 6 से ज्यादा डेब्यूज करवाए हों। तो ऑब्वियसली आप या जब दूसरी टीम को बहुत ज्यादा आप उनको रेट नहीं करेंगे। ठीक है, बांग्लादेश की T20s में मुश्किलात हो सकती हैं, मगर ओडीआई में तो वो एक डिसेंट टीम है अपनी होम कंडीशंस में, स्पेशली यही हमने बात की थी। और यही दो फैक्टर्स थे, एक तो बांग्लादेश होम कंडीशंस में अच्छा खेलता है, देन दे आर मोर मोटिवेटेड क्योंकि उनको टॉप 8 में फिनिश करना है फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, एंड देन पाकिस्तान वीक टीम। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इनफैक्ट सरप्राइज थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान ने तो थोड़ी सी फाइट की है, मतलब कि आखिरी मैच में लग रहा था कि शायद पाकिस्तान चेस कर लेगा, बट आई थिंक ओवरऑल फुल क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर विनिंग दिस सीरीज। Yes, and let's start with the debutants as well. पाकिस्तान वर्ल्ड कप, जब भी वर्ल्ड कप से पाकिस्तान निकलता है बाहर या कोई इस तरह का एग्जिट होता है या कोई बहुत प्रेशर बन रहा होता है मैनेजमेंट पे या सिलेक्शन कमेटी पे, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद हमें एक ऑलमोस्ट एक नई टीम नज़र आती है. जिस तरह आपने बात की कि हमने काफ़ी प्लेयर्स को इस बार शामिल किया है, अनकैप्ड प्लेयर्स को शामिल किया. इस सीरीज़ में भी हमें नज़र आया वो कि देयर वर डेब्यूटेंट्स एंड इस तरह, और ऐसे नाम हैं जिनको हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं सर्किट में. गाजी गौरी हैं, उसके बाद अब्दुल समद को भी हम देख रहे थे टीम के साथ पहले दिन. देयर साद मसूद, देयर मा सदाकत, शामिल हुसैन, ऑल दीज गाइज हु वर around the team but they never really got that opening. What are your thoughts? How impressed have you been with these debutants, especially जिनकी तरफ से अगर परफॉर्मेंस देखने को मिली? और डू यू थिंक ये थोड़ी सी ट्रिकी सीरीज थी क्योंकि बांग्लादेशी कंडीशन इस तरह की होती है कि इट्स नॉट ईजी फॉर अ न्यू प्लेयर टू गो एंड प्ले इन दोज एंड गेट सेटल्ड इन दोज कंडीशंस? हाउ विल यू रेट द डेब्यूटेंट्स? देखिए गाजी गौरी ने थोड़ा सा इम्प्रेस किया है। जो उनकी हमने थोड़ी बहुत जो उनकी नजर आई टेक्निक, आप एक इनिंग्स में ज्यादा जज नहीं कर सकते, एंड देन ही इज ए कीपर एज वेल। तो एक तो वो थोड़ा इंप्रेसिव था, लेकिन सबसे ज्यादा आई थिंक मास सदाकत ने जो एक इनिंग्स खेली थी सेकंड मैच में, जिसकी वजह से सेकेंड. पाकिस्तान मैच भी जीता और उसमें उन्होंने विकेट्स भी ली। बट आई डोंट थिंक के व्हेन यू हैव फखर एंड साइम एंड इवन अब्दुल्ला शफीक, इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट शान मसूद, आपके पास जब ये प्लेयर्स हैं तो आप मास को कैसे एडजस्ट करेंगे इन द टॉप ऑर्डर? आई थिंक कि उनकी बेटर यूटिलिटी हो सकती है नीचे। आप अगर उनको 6-7 पे खिलाते, और वो मिडिल ऑर्डर में खेलते भी रहे हैं बाय द वे, पीएसएल में वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, तो वो एक बेहतर आपका कॉम्बिनेशन बन सकता था फॉर फ्यूचर। बट मैं देख रहा था कि हमारे कुछ लोगों ने तो उनको वर्ल्ड कप की टिकट भी दे दी है। वो एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, अरफा, तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि मास हैज कंफर्म्ड हिज वर्ल्ड कप टिकट। तो आई मीन एक सीरीज या एक मैच, एक इनिंग्स के बेस के ऊपर हम कोई 1.5 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होना है वो अभी से हमने जो है उसके ऊपर बातें शुरू कर दी हैं। कई लोगों ने 2027 की वर्ल्ड कप की टीम भी बनाना शुरू कर दी है कि क्या 11 होंगे। अब 1.5 साल के बाद बस क्या सही है ना. प्लेयर्स आई की थिंक लोगों फिटनेस को है। बिजी रहने दे, लोगों को बिजी रहने दे, उनको ये
इस फॉर्मेट में हमें कम ही मौका मिलता है कि लोग अपने प्रिडिक्शंस करें, लोग एनालिसिस करें। इस फॉर्मेट पे फोकस फैंस का इतना कम है, हमारी अपनी टीम इतना कम ये फॉर्मेट खेली है, दैट इट्स it's almost comical कि someone who's making his debut right now is already predicted to be playing the next World Cup. Let's see. In Pakistan cricket, you never know. But that's a good point you make. Mas Sadakat, who was tried in the top order, he could also be fitted somewhere. That's a good case. लेकिन हमारे पास ये problem जो है मज़र ये T20 format में भी है कि we seem to be finding a lot of top order batters, but किसी की जगह final हमें नज़र नहीं आती बनती हुई। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमारा टॉप ऑर्डर भी कभी हम उसमें भी चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे थे। सलमान अली आगा की इस सीरीज़ में आपको कैसी लगी बैटिंग? ही डिड स्कोर विद द बैट, ही डिड हैव दैट intent as the captain. A lot of eyes were on him, especially in the context of the World Cup. Not being the captain, not having that responsibility in this format, just being a specialist batter. How did you find him different as an ODI player? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जब वो कैप्टन होते हैं तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगते हैं। वो हमने T20 क्रिकेट में देखा है। ठीक है, T20 उनका कोई बहुत स्ट्रांग फॉर्मेट नहीं है, मगर इतना भी बुरा नहीं है कि एक प्लेयर ओडीआई क्रिकेट में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज कर रहा है और तकरीबन 100 का स्ट्राइक रेट है, और T20s में उनसे जो है वो 150 भी नहीं होता, इवन दो कि वो ऊपर आते हैं नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए, वनडेज में और टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं ही। आई होप कि वो इसी फॉर्म को ट्रांसलेट करें अगेंस्ट बेटर ओपोनेंट्स। उनका भी जो टॉप 5 या 6 टीम्स हैं उसमें उनका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंप्रेसिव है। अदरवाइज उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली उनको एक बेनिफिट ये भी है कि वो नीचे खेलते हैं 5 या 6 के ऊपर, और वही आई थिंक उनका सूटेबल नंबर है। तो बट आई थिंक जो कुछ पाकिस्तान के पॉजिटिव्स थे इस सीरीज के अंदर, अपार्ट फ्रॉम मास सदाकत, वो एक सलमान आगा की परफॉर्मेंस भी थी। परफॉर्मेंस भी थी और कुछ कुछ बहुत जिसे कहते हैं ना, सीरीज खत्म होते होते ना कुछ स्कैंडल्स भी बन गए मतलब इस सीरीज में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुई। ऑफ कोर्स हम पहले भी ये कहते हैं, इट्स नेवर नेवर डल वीक विद पाकिस्तान क्रिकेट, इवन व्हेन देयर इज नो टूर्नामेंट हैपनिंग। एक बेसिक सी बोरिंग डल सी बायलैटरल सीरीज भी अगर हो रही है तो उसमें भी कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई वो होता हुआ हमें नजर आया। बट what are your thoughts? I know everyone has their own opinions on that run out. आपका इसमें क्या opinion है? Did you think that it was against the sportsman spirit, or do you think Salman Ali Agha should have been more attentive? नहीं, आई थिंक गलती तो सलमान आगा की थी। आप एक तो क्रीज से बाहर हैं, देन व्हाइल द बॉल इज इन प्ले आप जो है वो उनको बॉल वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्यों मतलब किस तरह का रिस्क लेंगे? अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉज जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश ने जो है वो की गलती की है। और इनफैक्ट जो बात भी हो रही है कि बॉलर ने शायद उनका रास्ता ब्लॉक किया, वो रास्ता ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने टांग इस वजह से आगे की थी क्योंकि उनके डायरेक्शन में बॉल आ रही थी, तो उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मैं तो बॉल को जो है फील्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक के लॉज हैं, आपने लॉज को फॉलो करके जो है वो एक विकेट ली है, तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई स्पिरिट की बात होनी चाहिए। यही जो बात है वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो रन आउट होता है जिसको मैनकट भी कहते हैं, उसके ऊपर भी यही डिबेट होती है। बट एज लॉन्ग एज आप अगर लॉस को फॉलो कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात होनी चाहिए। I agree with that as well, but there are a lot of people who were obviously being थोड़ा सा इसको इमोशनल एंगल से भी देख रहे थे, which I don't understand why। कि ठीक है, and even Ramiz Raja and these commentators या analysts who hold a lot of जिनका ओपिनियन जो है वो बहुत वेट रखता है। सो इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी कि जो पोलराइजिंग ओपिनियंस आ रहे हैं अबाउट दिस इंसिडेंट, विच इज़ एज यू सेड इट इज़ विद इन द लॉज ऑफ द गेम, सो इट मेक्स सेंस एंड आई वुड अंडरस्टैंड वाई बांग्लादेश वुड बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये सीरीज़ विन उनके लिए साबित हो, फिर आगे वो वर्ल्ड कप में अपना स्पॉट पक्का करें, विच आई थिंक एनी कंपेटिटिव टीम शुड बी एमिंग फॉर before they think about being in the spirit of the game. लेकिन मज़ा अभी लास्ट ये जो थर्ड ओडीआई हुआ है इसके बाद भी एंड में एक कंट्रोवर्सी सी बनी थी उस अपील के ऊपर जो एलबीडब्ल्यू का हुआ था रिव्यू, और अब रिव्यू के ऊपर के डिसीजन के ऊपर भी अब एक अपील हमने सुनने में आया कि पाकिस्तान ने फाइल किया। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट?
अच्छा देखें, जो नो बॉल्स या जो वाइट बॉल्स होती हैं इसको आप रिव्यू तो नहीं कर सकते, जो इंटरनेशनल प्लेइंग कंडीशंस हैं। हाँ, कुछ लीग्स हैं, जिस तरह आईपीएल है, उनकी प्लेइंग कंडीशन में है कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन कई कई बार ऐसे हुआ है पास्ट में भी, कि जब किसी प्लेयर को एब्सोल्युटली वो मतलब कि वो श्योर हो कि यार ये जो है वो वाइट बॉल नहीं थी, तो वो फिर क्या करते हैं, ग्रे एरिया है, वो कहते हैं कि हम कॉट बिहाइंड की अपील करिए, हम एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं। बेशक वो जितनी मर्जी आपको अनरियलिस्टिक अपील करे, उनके पास राइट तो होता है। तो उसके अंदर अगर ये पता चल जाए कि नहीं ये बॉल तो एज हुई थी, जिस तरह के इस केस में हुआ, और वो फिर वाइट बॉल जो है, जो कुमार थर्मासेना का जो डिसीजन था, उन्होंने उसको रिवर्स किया है, तो उसको मतलब किया जा सकता है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि कोई अंपायर ने जो है वो गलती की है। फील्डर ये कह सकता है, फील्डिंग टीम ये कह सकती है कि हमने तो कॉट बिहाइंड का या एलबीडब्ल्यू का रिव्यू किया था, हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ। और हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ हाँ। कि देखें, एक वाइट बॉल से या एक नो बॉल से काफी चीजें जो है वो बदल सकती हैं। तो मे बी इन फ्यूचर आपको अलाउ करना चाहिए कि वो के टीम्स को एटलीस्ट एक रिव्यू अलाउ हो फॉर दीज हाँ। कॉल्स, जिसमें कि नो बॉल और वाइट बॉल्स हैं। आपको इस तरह की प्लेइंग कंडीशन ऐड करें, या जो आईपीएल में हम देखते हैं वही इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाए, तो आई थिंक कि ये क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं, तो प्लेयर्स को अलाउ होना चाहिए कि वो इन कॉल्स को भी रिव्यू कर सकें। Absolutely, but the series has ended with a 2-1 scoreline. Pakistan has lost this series. A lot of takeaways from this series, but एक जो positive था वो यही था कि Pakistan did try out a lot of new faces, fresh talent. But how Pakistan now sticks with these players and how Pakistan develops these players, especially in this format, that will be interesting to see. And कहाँ पे ये प्लेयर्स एडजस्ट होते हैं, इनकी जगह कहाँ पे बनती है, बिकॉज अभी जो प्लेयर्स टीम से बाहर हैं, बाबर आजम बाहर है, साइम अयूब बाहर हैं, नसीम शाह को भी हम इन एंड आउट ही देख रहे हैं। बट जो भी है पाकिस्तान का अब ओडीआई मेकअप बनता है, इट विल बी इन प्रेपरेशन फॉर द ODI World Cup, and all fingers now crossed in Pakistan, hoping to cement that spot and also be sure about their combinations. मज़र हमारे पास थोड़ा सा टाइम अभी है बिफोर द वर्ल्ड कप, सो ये जो इन प्लेयर्स को हमने इस सीरीज़ में ट्राई आउट किया है, किस किस प्लानिंग के साथ अब हम इनको आगे लेके चलेंगे, हम इनको कितना फ्रीक्वेंटली देखना एक्सपेक्ट करेंगे in this format, because with Pakistan the trend in the past has also been कि you try out openers and then you give them a very short period to really settle in the team. और अभी PSL भी आ रहा है, ये भी चांसेस हैं कि शायद हमें वहाँ से भी कोई ऐसा एक्साइटिंग टैलेंट मिले जिसको हम फास्ट ट्रैक होता हुआ देखें. सो व्हाट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान प्लानिंग टू हैंडल दिस यंग टैलेंट? देखिए, एक तो ये पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि आप आपकी जो ओडीआई टीम है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी कि अभी हमने टी20 में परफॉर्मेंस देखी है। इसी टीम ने साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती, और ऑस्ट्रेलिया की बाय द वे 2 मैचेस में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, एक मैच में उन्होंने अपनी वीक टीम खिलाई थी। और आप अगर रैंकिंग के ऊपर नंबर 4 के ऊपर है, आई नो कि ठीक है फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं होती, बट स्टिल आप टी20 में नंबर 6 पे हैं और ओडीएस में नंबर 4 में, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग राइट इन ओडीआई क्रिकेट। एंड द रीजन बीइंग कि आपके जो बैटर्स हैं दे आर मोर कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मेट, द लाइक्स ऑफ साइम अयूब, फखर एंड बाबर। तो कुछ आई थिंक पाकिस्तान को 2-3 चीजें सॉर्ट आउट करनी है। एक तो ये कि ये 20 ओवर्स जो पार्ट टाइमर्स वाली स्ट्रेटेजी है, ये मेरी तो समझ से बाहर है कि आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि आपकी जो बैटिंग है वो 8 और 9 तक जा रही है और बॉलर्स आपके पास है नहीं, नए बॉल का सिर्फ एक बॉलर है। देन सेकेंडली आई थिंक के रिजवान जो है वो उनको 4 से नीचे आना होगा। आपको 4 पे एक ऐसा बैटर चाहिए जो कि फास्ट बॉलिंग को पावर प्ले में खेल सके, कोई टेक्निकली साउंड हो। आई एम नॉट इवन सेइंग सलमान आगा नंबर 4 पे आ जाए, आपको बाहर से एक नंबर 4 का प्लेयर लाना होगा। एंड देन यू हैव दीज यंगस्टर्स, मास सदाकत, आप इनको थोड़ा सपोर्ट करें, मे बी इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देखें। आई थिंक पाकिस्तान के जो ओडीआई रिसोर्सेज, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर वर्ल्ड बीटर्स, बट दे आर बेटर देन टी20 रिसोर्सेज। ओके, मूव ऑन करते हैं अब फ्रॉम दिस फॉर्मेट. लेट्स टॉक अबाउट अनदर हेडलाइन इस वीक पाकिस्तान क्रिकेट को जिसने अपना फोकस बनाया हुआ है. सरफराज अहमद हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. दिस वाज मोर और लेस एक्सपेक्टेड आफ्टर ही वाज अनाउंस्ड दैट ही वुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी एज वेल. मज़र, वेरी रिच करियर, अंडर 19 की ट्रॉफी वर्ल्ड कप की लिफ्ट की सरफराज अहमद ने. देन अंडर हिज कैप्टनसी अगेन पाकिस्तान लिफ्टेड अनदर ट्रॉफी जो कि थी 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी, एंड ही हैज़ बिन
He has served Pakistan as a wicketkeeper batter. He has served Pakistan as a leader, as a captain. So we've seen him put on many hats, and now he is also part of the selection committee. What are your thoughts about Sarfaraz Ahmed's legacy? देखिए, मेरा जो उनका बेस्ट है वो उनकी कैप्टेंसी है। ठीक है, वो अच्छे कीपर भी थे, अच्छे बैटर भी थे, मगर उनकी कैप्टेंसी ने जितनी पाकिस्तान को अचीवमेंट्स दी हैं, फर्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप, देन चैंपियंस ट्रॉफी, T20 में बाय द वे पाकिस्तान उनकी कैप्टेंसी में नंबर 1 बना था, और एक वो स्ट्रेच था जिसमें पाकिस्तान दे Yeah. वन 9 और 10 कंसेक्यूटिव सीरीज। देन उसके अलावा अगर हम टेस्ट मैचेस में भी देखें तो इंग्लैंड में लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच जीतना 2018 आई थिंक उनके करियर का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने टीम को लेके चले थे वो 2016 ऑनवर्ड एंड देन टेस्ट क्रिकेट में 2017 ऑनवर्ड, तो उनकी जो मेजर अचीवमेंट्स थी वो एज ए कैप्टन थी। तो अब आई थिंक अच्छा है कि वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, और बाय द वे कुछ इस तरह के रूमर्स हैं कि ही माइट बी मतलब कि हैविंग अ रोल इन कोई कोई A कोचिंग का भी bigger जो role? रोल है वो उनको मिल सकता Yeah. है। टेस्ट मैचेस में है या तीनों फॉर्मेट्स में, आई डोंट नो कि Hmm. हाउ इट विल वर्क, बट सुनने में आ रहा है कि शायद उनको कोई कोचिंग का रोल भी दिया जाएगा। Abhi, recently he was also with the Shaheens or with the under 19 side अंडर as 19 जो as पाकिस्तान के the यूथ जो एज yeah, ग्रुप yeah. क्रिकेट है उनके साथ। Yeah, so really understands that age group, and because he has come through that pathway as well. So एक ऐसा प्लेयर जिसको पता है कि पाथवेज कैसे पाकिस्तान के काम करते हैं, आपने कैसे एक यंग टैलेंट को डेवलप करके उसको टीम में लेके आना है और आपने कैसे उसको लेके चलना है, ये पूरा एक जो सिस्टम है पाकिस्तान के ग्रास रूट से लेके आपके नेशनल साइड का, ही इज़ समवन हु रियली अंडरस्टैंड्स दैट well, and he knows how to lead, and you don't have to be a captain to lead. You it's just something that you have in you, and Sarfaraz Ahmed is that player. So it's been a pleasure seeing him serve Pakistan cricket. Of course, lifting trophies is one thing, but unka jo contribution hai to Pakistan cricket, it goes way beyond what you see in his stats and even in those trophies. It's how he has taken that team, जिसको मज़र भी अभी जो बात कर रहे थे कि बैक टू बैक सीरीज विन का जो रिकॉर्ड था T20 फॉर्मेट में, एंड जस्ट एन एक्सेप्शनल प्लेयर एंड एन एक्सेप्शनल captain, and we cannot wait to see how he adds more value to the Pakistan cricket circuit. So, Sarfaraz Ahmed, congratulations to you on that wonderful legacy. Mazhar, before we wrap up, थोड़ी सी हम और भी डिस्कशन एक पॉइंट पे कर लेते हैं कि अब हमने वी टॉक्ड अबाउट द न्यू कमर्स, वी टॉक्ड अबाउट अ प्लान फॉर द ODI वर्ल्ड कप, दिस सिलेक्शन कमिटी जिसमें थोड़ा सा अभी चेंजेस हमें देखें, वी सॉ सरफराज अहमद बीइंग इंडक्टेड एंड देवर आई डोंट नो अब ये रूमर्स हैं या ये ऑफिशियल कंफर्म्ड न्यूज़ है, मिसबा उल हक का नाम भी हमने पढ़ा था इसमें. हाउ डू यू सी दिस न्यू सिलेक्शन कमिटी स्टीयरिंग द व्हील्स नाउ? ऐसा क्या नया अब वो लेके आएंगे जो कि ऑलरेडी हमने नहीं देखा अभी एग्जिस्टिंग सिलेक्शन कमिटी को? क्या नया एक्सपेक्ट करें अब हम? देखिए, एक तो ये है कि अलीम डार चले गए हैं सिलेक्शन कमेटी से, और सरफराज और मिसबाउल हक जो है वो ऑफिशियली नाउ दे आर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, एक जो चीज मुझे थोड़ा सा हैरत है कि आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रैशनल है कि पाकिस्तान ने चीफ सिलेक्टर को का जो रोल है वही खत्म कर दिया। आई थिंक ठीक है, आपके पास अगर 3-4 क्रिकेटर्स है भी तो एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए जो कि थोड़ा सा आंसरेबल भी हो, कि यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सके कि हमने फलां फलां प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया था। और मिसबा पहले भी इस रोल में रह चुके हैं, और तब वो कोच भी थे और सिलेक्टर भी थे 2019 ऑनवर्ड, 2-3 साल वो इस सेटअप का जब हिस्सा थे। तो अब एक तो ये है कि दोनों एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी हैं, कैप्टन्स भी हैं, मिसबा एंड सरफराज, एंड मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, रिसेंटली खेले हुए हैं। और बाय द वे हमने सरफराज की इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की तो बात की थी, उनकी PSL में भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। जो कोयटा को उन्होंने इतने साल लीड किया, उनको टाइटल भी जितवाया, इसी तरह इस्लामाबाद को मिसबा ने जो है वो टाइटल जितवाया। तो वी एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा सा इन मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसको समझते हों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, वो एक स्टेबिलिटी है, एक पेशेंस है। आप के ठीक है, ICC इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, हर साल आप एक इवेंट हार जाते हैं तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट इन्हीं जिस भी प्लेयर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं या जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, उनको कोई 2-3 साल आप एक कंसिस्टेंट रन तो दें, तभी आपको पता चलेगा। तो आई होप कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी शो करेगी विद दियर सिलेक्शंस।
एंड मज़र नॉट जस्ट आप एक प्लेयर को रन दें 2-3 साल का, बट आप उसको एक आइडिया तो दें कि आप इस नंबर के प्लेयर हो तो आप इस नंबर पे खेलोगे, राइट? वी हैव सीन प्लेयर्स हु हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम बट दे हैव नीदर बिन एडजस्टेड इन द टॉप ऑर्डर जहाँ पे उनकी जगह बनती थी, ना उनको मिडिल ऑर्डर में स्टेबल कहीं पे पता लग रहा है कि उन्होंने 5 पे आना है, 6 पे आना है कि 7 पे आना है। सो एक एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्ले, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेयर्स एंड देन ऑल्सो knowing what the roles are. ODI format में चलें, you have more room to give that role clarity. T20 में शायद आप बहुत आपको एट इन द मोमेंट बहुत डिसीजन मेकिंग करनी होती है कॉन्टेक्स्ट को देख के, लेकिन ODI फॉर्मेट में यू स्टिल हैव मोर रूम टू गिव टू प्लेयर्स एंड टेल देम कि दिस इज़ योर रोल, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और आपने इस रोल को फिल करना है इस साइड में। सो ये चीज़ अब हम कब देखेंगे पाकिस्तान के सिस्टम में आते हुए, और इसमें कितना रोल सिलेक्शन कमेटी का है और कितना रोल कोच और कैप्टन का है, ये भी ज़रा इस पर भी बात करें। देखिए, अभी जो आकिब जावेद ने बात की, उन्होंने तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली ये भी हिंट किया कि उनका काम तो सिर्फ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था, और जो टीम खिलाई है वो तो मैनेजमेंट ने, यानी कि आपके जो कोच और कैप्टन है, उन्होंने उन्होंने ही खिलाई है। और मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत ज्यादा जो से है वो माइक हैसन की है, और कैप्टन की उतनी से नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि सलमान आगा एंड शाहीन अफरीदी दोनों इस पेज के ऊपर हों कि आप कि आप 2 या 3 बॉलर्स के साथ मैच खेल रहे हैं और बाकी आपके पार्ट टाइमर्स हैं। ये बहुत ही मतलब कि पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में सीरीज जीता था, तब भी ये डिबेट हो रही थी कि आप 5वां बॉलर क्यों नहीं खिला रहे, 4 बॉलर तो खिला रहे हैं आप 5वां क्यों नहीं खिला रहे। और अब पाकिस्तान ने सिचुएशन को इतना, आप कह लें कि बिगाड़ दी है कि अब हम 3 से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार चलो 4 तो खिलाओ। तो आई थिंक कि जो माइक हैसन है ये उनकी कॉल है, वरना शाहीन अफरीदी वैसे एक अग्रेसिव कैप्टन है, और हमने जो लाहौर में उनको देखा है खेलते हुए, लाहौर में तो वो कभी भी इस तरह बॉलिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लाहौर कलंदर्स की तो स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप पाकिस्तान की टीम में आके अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आई होप के जो सिलेक्टर्स हैं वो जब 15 प्लेयर्स को फाइनलाइज करते हैं, तो उसमें उनको ये भी बताया जाए कि भाई हम 15 प्लेयर्स में हमने 4 बॉलर्स या 4 फास्ट बॉलर्स इस वजह से सिलेक्ट किए हैं कि हम वी एक्सपेक्ट के 3 जो है उनमें से कम से कम वो आपके प्लेइंग 11 के अंदर होंगे। तो आई थिंक कि सिलेक्शन कमेटी को या और टीम मैनेजमेंट को एक पेज के ऊपर होना चाहिए, और दैट्स व्हाई आई थिंक कि समवन फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, कोच या कैप्टन, इनमें से भी एक जो इंडिविजुअल है उसको सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। मे बी एज ए कंसल्टेंट हो या कोई अनऑफिशियल रोल हो, मगर उनकी एक से होनी चाहिए। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली गलतियां की हैं वो आगे ना करें। ओडीआई में तो अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है जून में, T20 तो अगले 5-6 महीने में है नहीं, मगर पीएसएल या में जो है वो काफी चीजें पाकिस्तान भूल भी जाता है, और मे बी कोई 2-3 नए प्लेयर्स मिल जाए और फिर पाकिस्तान उनको सिलेक्ट कर ले। अच्छा, lastly before we wrap up, Mazhar, two Pakistani players have been picked to play in the 100, जो इस साल का एडिशन है 100 का, एंड अब्रार अहमद was picked by Sunrisers. लीड्स वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे. There was a lot of discussion about maybe IPL owned teams not picking Pakistan players, but वो rumors भी अब जो है वो साइडलाइन हो गए हैं. बहुत एक्साइटिंग पैकेज है अब्रार अहमद इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, एंड सो इज़ उस्मान तारिक जो कि दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो पिक हुए हैं. ये दोनों बॉलर्स क्या ऐड करेंगे इस साल 100 के एडिशन में? अच्छा, वैसे आई वाज सरप्राइज्ड कि सिर्फ 2 प्लेयर्स पिक हुए हैं, क्योंकि जिस तरह अभी पाकिस्तान के जो वाइट बॉल प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल थे, और उस टाइम कोई और पाकिस्तान की असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज है वेस्ट इंडीज में, वो तो जो आपकी रेड बॉल टीम है उनके थोड़े से प्लेयर्स डिफरेंट हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी हारिस रऊफ, शादाब खान, इनमें साहिबजादा से भी किसी फरहान, प्लेयर, फरहान तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए थे जो ये ऑक्शन दिस में। इज आल्सो सरप्राइजिंग. ही इज द हम्म लीडिंग रन स्कोरर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, सो व्हाई वाजंट ही शॉर्टलिस्टेड? देखेंगे, अब आप जो है ना, वो मेरा एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसको अब आप छेड़ ही हैं। द रीजन बीइंग के उनका स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं है जो कि आप 100 में या मॉडर्न क्रिकेट में एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ही स्कोर्ड सम रन्स, बट मोस्ट ऑफ दोज रन्स दे वर अगेंस्ट वीक टीम्स, यानी कि जो लोअर रैंक टीम्स हैं, और जो टॉप ओपोनेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट कम है, एंड देन डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और 100 में तो 120 भी नहीं, 100 जो है वो बॉल्स होती हैं। तो बट आई थिंक अबरार के लिए बहुत अच्छा है, एक तो उनको उन कंडीशंस का एक्सपीरियंस होगा, और अभी यंग है,
और आगे मैं थोड़ा सा अगर बहुत आगे का सोचूं तो 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड के अंदर ही है। तो अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स ये खेलते हैं, उस्मान तारिक, आई डोंट नो कि 4 साल के बाद वो किस हद तक अवेलेबल होंगे, बट ये है कि दोनों एक तरह के मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। और इन्हीं क्रिकेटर्स की आजकल डिमांड है कि या तो आपके पास पेस बहुत ज्यादा हो, वेरिएशंस हो, बॉलिंग में बहुत ज्यादा स्किल हो, या पावर हिटिंग हो। तो वो पावर हिटिंग वाली चीज तो पाकिस्तान में है नहीं, बॉलर्स थोड़ा सा फास्ट बॉलर थोड़ा सा पाकिस्तान के आउट ऑफ फॉर्म है। तो फिर ये मिस्ट्री स्पिनर्स ही हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान को थोड़ा सा बचा रही हैं, वर्ल्ड कप में भी बचाया। तो वही 2 प्लेयर्स जो हैं वो पिक हुए हैं 100। मज़र, आप हमेशा बहुत आगे का ही सोचते हैं। आप 4 साल आगे की बात करें, हमें 4 महीने के बाद नहीं पता कि इस पाकिस्तान टीम के साथ जो अभी अभी चेहरे नज़र आ रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस once again on Cricket on Loop. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed the review. We will be back soon because the loop continues. It never dies. Thank you for watching and make sure that you subscribe to Crickwick's YouTube channel.